Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने बात की थी कि स्टॉक मार्केट से कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, हाउ टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। और इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर आए और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और आप किस तरह से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज इसी का जवाब दूंगा आपको। सबसे पहले ये तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ट्रेडिंग स्टाइल तो मेरा एक ही है, वो है यूडीटीएस, और मेरा ज़्यादातर ध्यान जो है वो ट्रेडिंग पर ही रहता है, ये भी है। लेकिन साथ साथ अगर बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट भी मैं करता हूं, बिल्कुल पैसिव इन्वेस्टमेंट करता हूं, पोर्टफोलियो बनाता हूं। और मैं सच बोलूं तो मेरा अपना बहुत ज़्यादा ध्यान फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर नहीं होता है। तो मेरा ऐसा एक मन कर होता है पोर्टफोलियो मेरा रहे जो बहुत हैप्पी भी हो और हेल्दी भी हो और फियरलेस भी हो। तो आज ऐसे ही एक पोर्टफोलियो के बारे में आज बात करूंगा। ट्रेडिंग के बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज मैं आपसे बात करूंगा अपने पोर्टफोलियो की। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपका पोर्टफोलियो हैप्पी होना चाहिए। अब हैप्पी का मतलब क्या है? हैप्पी का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और आप स्टॉक मार्केट को एक सेकेंडरी इनकम के रूप में देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि आप इस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं कि आप हैप्पी रहें, आपको स्ट्रेस ना हो उस पोर्टफोलियो की वजह से। मार्केट में कहीं गिरावट आए जोर से या कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई बड़े बड़े स्कैम्स आजकल बीच में आ जाते हैं, तो इस तरह से आप किसी स्ट्रेस में ना आओ और आपकी जो मेन इनकम है, आपका जो मेन ध्यान है अपने प्रोफेशन की तरफ, वो खराब ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरा ध्यान रहता है ट्रेडिंग पे, तो मैं ये चाहूँगा मेरा पोर्टफोलियो ऐसा पोर्टफोलियो हो जो बहुत स्ट्रेस फ्री हो। आपके लिए कहूँगा, आप लोग चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डिफरेंट प्रोफेशन में हैं और आप स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं सेकेंडरी इनकम के लिए, तो ये सेकेंडरी इनकम आपकी मेन इनकम को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा हैप्पी पोर्टफोलियो आपके लिए होना चाहिए। दूसरी बात करूँगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब ये है कि कभी कोई मार्केट में एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कोई स्कैम हो गया, पता लगा वो स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ऐसे में आपकी बहुत सारी कैपिटल ख़त्म हो गई, तो वो हेल्दी नहीं हुआ। हेल्दी कुछ ऐसा कि इस तरह की कोई भी घटनाएं, छोटे मोटे स्कैम, छोटी मोटी कंपनी बंद हो गई तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्टिकुलर स्टॉक की परफॉर्मेंस को लगातार हर क्वार्टरली चेक करने से आज़ादी, फंडामेंटल के मुश्किल रिसर्च से आज़ादी, और इससे भी सबसे बड़ी बात ये, जब आप इन सब चीज़ों से आज़ाद हो तब भी आप ये मान के चलो आज आपने वो पोर्टफोलियो बनाया है और अगले 15 साल बाद भी आप उसको निकालोगे तो आप टॉप 150 कंपनीज में होंगे। मुझे नहीं पता आज टॉप 150 कंपनीज में रिलायंस है, आज से 15 साल के बाद वो होगी कि नहीं होगी। अगर वो नहीं होगी तो मैं उसमें नहीं होऊंगा, और मैं 15 या 20 साल या 30 साल के बाद कभी मेरे बच्चे भी उस पोर्टफोलियो को देखेंगे तो भी मैं हिंदुस्तान की टॉप 150 कंपनियों का इन्वेस्टर होऊंगा। आज बात आती है फियरलेस। फियरलेस किस तरह का? देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं अपनी ग्रीड को बहुत ज़्यादा पोसाता हूँ, अपने ग्रीड को के पीछे भागता हूँ, तो फियर बढ़ जाएगा। तो लो ग्रीड लो फियर पोर्टफोलियो होना चाहिए। मेरी कोई तमन्ना नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट के ज़रिए 40%, 50%, 100%,
500% का गेन करूं, नहीं, मैं बहुत, मेरा जो ग्रीड है वो बहुत कम है। मैं मान के चलता हूं मुझे एफडी से 7-8%, 5% का ब्याज मिलता है, और अगर मुझको स्टॉक मार्केट 18-20% भी दे जाता है तो मैं बहुत खुश हूं। हाँ दोस्तों, मेरी ग्रीड बहुत कम है, इसीलिए शायद मेरा पोर्टफोलियो में भी मेरा फियर आपको दिखेगा, जो अब हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या होगा पहला स्टेप हैप्पी, हेल्दी और फियरलेस पोर्टफोलियो का? तो दोस्तों, पहला स्टेप, सबसे पहले आप मार्केट की पीई को चेक करेंगे। पीई के ऊपर, पीई रेशो के ऊपर मैं बहुत कुछ वीडियोस बना चुका हूं। जिन लोगों के पास हमारा बिगनर्स कोर्स है वो पीई को अच्छे से उसके ऊपर समझ चुके हैं, और आप लोग जिन लोगों को अगर डिटेल में इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग के लिए, तो वो आप बिगनर कोर्स जो है हमारा 1080, उसमें जाके उसको कम्प्लीटली समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक मोटे तौर पर यहाँ बताने के लिए, हालांकि टाइम कम होगा, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग समझ पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट का थर्मामीटर है पीई रेशो। पीई को चेक करेंगे। इस समय अगर आप गूगल पे भी डाल देंगे, निफ्टी की जो पीई रेशो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 20। और अब हमें ये देखना है कि ये जो पीई है ये महंगा है या सस्ता है, यानी कि ये पीई अच्छा है मार्केट में पैसा लगाने के लिए या हमको रुकना चाहिए। इसके लिए हम इसको कंपैरिजन करते हैं बेस पीई से। अब हमको ये देखना है कि इस समय बेस पीई क्या है। बेस पीई बनती है मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट इस समय चल रहे हैं उसके हिसाब से। इस समय जो बेस पीई चल रही है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 20 चल रही है, और मार्केट की जो पीई चल रही है वो भी 20 चल रही है। तो ये एक अच्छा मोमेंट है कि आप मार्केट में आप अपना 70 से 80% पैसा, अगर आपको 1 लाख रुपया आज लेके आ रहे हो और वो मुझे इन्वेस्ट करना है, तो हाँ, मैं 70% यानी कि 70,000 से 80,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस पीई के ऊपर। लेकिन इसके साथ आपको कुछ सिनेरियो और देखने होते हैं। वो अब जैसे इस समय हमको पता है कि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और हो सकता है इस साल के एंड तक 2.5 से 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो उस केस में हमारी जो पीई है, बेस पीई, वो गिर के रह जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15, और इस समय हम चल रहे हैं 20 के ऊपर। तो ऐसे में अगर मुझको ये पता है तो फिर मैं अपना एलोकेशन 80% ना करके यानी कि 60% कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे 1 लाख रुपया लगाना है तो मैं 60% इक्विटी में लगाऊंगा और 40% को मैं पार्क कर दूंगा किसी भी ऐसी डेट जगह पर जहां मुझको ब्याज तो आए लेकिन मेरा पैसा पार्क हो जाए। जैसे ही मुझको कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी तो मैं डेट से वापस इक्विटी में उसको ट्रांसफर करूंगा। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझको 1 लाख रुपया लगाना है तो आज की डेट में मैं 60,000 रुपया इक्विटी के अंदर लगाऊंगा और 40,000 रुपया मैं बॉन्ड्स में डाल दूंगा। बॉन्ड्स भी आजकल ट्रेडेबल बॉन्ड्स होते हैं। आप मार्केट में जैसे आप लोग ट्रेड करते हैं वैसे ही आप बॉन्ड्स जो हैं वो भी ट्रेड होते हैं। आप उसके अंदर डाल सकते हैं, उसमें आपको 6% 7% जो भी एक नॉर्मल वो है वो आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। आप उसके इंटरेस्ट पे ना जाएं, आप ये सोचें कि आपने उसको केवल को पैसे को पार्क किया है और एक राइट अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि अगर मान लो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इस समय मुझको कितना पैसा मार्केट में डालना चाहिए। अगर मैं एक लेके चलता हूं कि अगर मान लो आज मुझे 20 लाख रुपया अपना डालना है तो 20 लाख के अंदर मैं करीब 60% हो गया 12 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करूंगा इक्विटी में और 8 लाख को मैं अभी अलग रखूंगा बॉन्ड्स में, और मेरा ये 20 लाख इस समय पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा और इस तरह से मेरा पोर्टफोलियो बनेगा। अब बात आती है कि 12 लाख रुपए मुझे कहाँ डालने हैं और ये 8 लाख रुपए जो डेट वाले हैं ये कहाँ डालने हैं, ताकि मैं इनको टाइमली या अपॉर्चुनिटी जैसे ही मुझको मिले तो मैं उनको बिल्कुल प्रॉपरली यूज़ कर पाऊँ। तो मैं आपको अपने एक स्टूडेंट का ही पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ। उनका पीछे फ़ोन आया कि सर मुझको करीब 20-1 लाख रुपए मार्केट में लगाना है, तो आप मुझे हेल्प करें। मैंने कहा बेटा मैं हेल्प नहीं करूंगा, तूने बहुत कुछ सीखा हुआ है, तू अपने आप बना के लगा, लेके आ और मेरे से चेक करा। उन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया है, परफेक्ट पोर्टफोलियो, मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यही डिस्कस करता हूँ आपके साथ सिंपल वे में। ये है मेरे सामने एक पोर्टफोलियो, ये है करीब 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो। किस तरह से 20 लाख रुपए को हमने डाला है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे ऊपर स्टॉक आ रहा है निप्पन इंडिया ETF निफ्टी 20।
क्या मतलब हुआ इसका? ये ETF के अंदर निफ्टी 20 के अंदर पैसा लगाया गया। निफ्टी 20 क्या है? निफ्टी 20 है निफ्टी के 50 स्टॉक्स, और ETF में पैसा लगाया गया। ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ये एक म्यूचुअल फंड का ही प्रोडक्ट है ETF। अब म्यूचुअल फंड और ETF में बहुत फर्क है। म्यूचुअल फंड में क्या है, आप पैसा डालते हैं तो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर जो है वो अपने हिसाब से पैसे को एलोकेट करते हैं और आपसे चार्जेस लेते हैं। लेकिन ETF के अंदर कोई चार्जेस नहीं, हालांकि जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसके अंदर फंड मैनेजर जो है वो अपने चार्जेस नहीं ले रहा है, क्योंकि वो आप उसकी सर्विसेज नहीं ले रहे हो। आप साफ तौर पे बोल रहे हो कि मेरा ये पैसा जो है मैं डाल रहा हूँ, इसको आप निफ्टी 20 में, यानी कि निफ्टी की 50 कंपनीज के जो वेटेज हैं उनके हिसाब से डाल दीजिए। तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर आपका जो लो कॉस्ट है, आपका खर्चा कुछ नहीं आ रहा। अगर आप एडवाइजर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड में भी जाते हैं तो आपको पता लगा 1-1.5% आपका हर महीने हर साल कट रहा है। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ये एक बार कट रहा है, आपका पैसा जितने टाइम तक वहां पड़ा रहेगा, 5 साल, 8 साल, 10 साल, वो लगातार उसके अंदर म्यूचुअल फंड अपने चार्जेस काटते रहेंगे, जो आप इससे बिल्कुल फ्री हो जाते हो और आपका पोर्टफोलियो जो है वो अननेसेसरी के चार्जेस से बच जाता है। तो यहाँ क्या किया, निप्पन इंडिया ETF में इन्होंने निफ्टी 20 के अंदर 20% एलोकेशन करी है, यानी कि 20% 20 लाख का हो गया 4 लाख, तो करीब ये 4 लाख रुपए, 3,90,896 रुपए के 2200 शेयर, करीब 177 रुपए में इन्होंने प्राइस में खरीदा है। यानी कि निफ्टी 20 जो है वो 177 रुपए चल रहा है, और इन्होंने 20 लाख में से 4 लाख रुपए अपने निफ्टी 20 के अंदर लगा दिए हैं, जिसके अंदर निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में इनका 4 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद दूसरी इन्होंने लिया निप्पन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप। अब मिड कैप क्या है? मिड कैप है जो पहली 50 कंपनीज हो गई वो हो गई निफ्टी 20, उसके बाद जो अगली 150 कंपनीज हैं वो निफ्टी मिड कैप हो गया। इसके अंदर इन्होंने अपना 15% का एलोकेशन लिया है। 15% एलोकेशन का मतलब हो गया करीब करीब 3 लाख रुपए, तो यानी कि 2700 शेयर इन्होंने खरीदे हैं और 108 रुपए के भाव से उस समय खरीदे हैं, और ये इन्होंने 3 लाख रुपए 15% का जो एलोकेशन है वो इसमें कर दिया। उसके बाद तीसरा स्क्रिप्ट है निप्पन इंडिया ETF जूनियर 20। जूनियर 20 के ये जो छोटी कंपनीज है, 150 के बाद जो अगली 50 कंपनीज हैं वो हैं निफ्टी जूनियर। उसके अंदर इन्होंने करीब 5% का एलोकेशन किया और करीब 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया। 250 शेयर इन्होंने लिए, करीब 415 रुपए का इस समय भाव चल रहा है। अब आप भाव कैसे चल रहा है? जैसे आप नॉर्मल इक्विटी शेयर खरीदते हैं, आप इनको भी अपने वहां पर लगाएंगे तो इनके रेट आ जाएंगे। आप नॉर्मल इक्विटी की तरह इनको खरीदिए, नॉर्मल इक्विटी की तरह बेचिए। जैसे आपकी ब्रोकरेज लगती है वैसे ही आपकी इनके ऊपर ब्रोकरेज लगेगी, और इसके अंदर आपका पैसा ये लग जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगला लिया निप्पन इंडिया ETF बैंक 20। अब इन्होंने बैंकिंग के स्टॉक्स में, केवल बैंकिंग के स्टॉक्स में अपना 10% का एलोकेशन अलग से डाला है, यानी कि करीब करीब 2 लाख रुपया इन्होंने इसमें डाला है। करीब ये 570 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 348 रुपए के भाव से, तो करीब करीब 2 लाख रुपया, 20 लाख में से 2 लाख रुपया इन्होंने बैंक के शेयरों में डाल दिया। किसी पर्टिकुलर बैंक में नहीं डाला, HDFC में या एक्सिस बैंक में। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में डाल देंगे तो क्या होगा, इनको फिर लगातार उसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी, जो शायद इनके लिए कम्बरसम होगा। तो इसीलिए इन्होंने ओवरऑल बैंकिंग के अंदर ही जो बैंक निफ्टी बैंक 20 है, इसके अंदर मेरे ख्याल में 10 या 12 बैंक हैं जो इसके अंदर आते हैं। उसके बाद लगाया इन्होंने निप्पन ETF निप्पन IT की कंपनीज में करीब इन्होंने 5% का अपना एलोकेशन डाला, यानी कि करीब 1 लाख रुपए, 3300 शेयर खरीदे, करीब 31 रुपए 50 पैसे का इसका भाव चलता है। अब 31 रुपए 50 पैसे में 1 लाख रुपया इन्होंने यहां डाल दिया। उसके बाद अगला इन्होंने लिया निप्पन ETF इंफ्रा 20, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज हैं, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज के अंदर इन्होंने 5% का एलोकेशन डाला, यानी कि करीब 1 लाख रुपया। तो ये टोटल मिला के करीब इन सब का जो हो गया, ये हो गया 12 लाख रुपए। अब बचे 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का इन्होंने क्या किया, इन्होंने निप्पन इंडिया ETF गोल्ड, निप्पन इंडिया ETF गोल्ड, ये इन्होंने जो है वो खरीदा, 10% का एलोकेशन डाला, यानी कि 2 लाख रुपए के ये खरीदे।
4525 शेयर खरीदे, करीब 44 रुपए का भाव है, और इन्होंने 2 लाख रुपए अपने गोल्ड में डाल दिए। उसके बाद यहां पर इन्होंने लिया एक एनटीपीसी का बॉन्ड लिया, करीब 10% का एलोकेशन इसमें डाला है, 2 लाख रुपए, 15,000 जो है वो टोटल इन्होंने क्वांटिटी ली है, करीब 13 रुपए का इसका भाव चलता है, और इन्होंने करीब करीब जो है वो 2 लाख रुपए इस बॉन्ड के अंदर डाले हैं। फिर पीएफसी के अंदर इन्होंने 10% का एलोकेशन बॉन्ड में डाला है, 2 लाख रुपए, 150 इन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं 1360 रुपए के हिसाब से। और उसके बाद आईएफसीआई, ये इन्होंने 10% का एलोकेशन इसमें डाला है, करीब 2 लाख रुपए, 187 शेयर खरीदे हैं करीब 1070 रुपए के भाव से। अब जो इन्होंने गोल्ड और बॉन्ड मिला के इन्होंने 8 लाख रुपया यहां पर डाल दिया और 12 लाख रुपया यहां पर डाल दिया। समझदारी क्या करी है कि एक साथ इन्होंने सारा पैसा नहीं डाला है। मैंने पूछा कि बेटा अब क्या करेगा, तो बहुत क्लियर जवाब कि यहां से जब भी मार्केट 10% गिरेगा, यानी कि अभी चल रहा है 16,000, जैसे ही होएगा 14,500, मैं अपना 10% यहाँ से उठाऊंगा बॉन्ड का और अपना इक्विटीज़ के अंदर जो है वो ETF में शिफ्ट करूंगा, और उसके बाद 10% और गिरेगा तो फिर यहाँ से और 10% उठाऊंगा तो उसमें शिफ्ट करूंगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 4 बार भी 10% मार्केट गिर जाता है और यहाँ से अगर 16,000 से 9,000 का भी निफ्टी आ जाता है, तो भी इनके पास सफिशिएंट बैलेंस है, लिक्विड बैलेंस है कि ये अपना इक्विटी में डाल सकते हैं। और क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, और इसलिए इनको ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि मुझको आज ही पैसा निकालना है या 6 महीने में निकालना है। तो लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया में ग्रोथ है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में, इंडेक्सेस में भी ज़रूर ग्रोथ आएगी। और सबसे बड़ी बात, फियरलेस पोर्टफोलियो है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बंद होने से या पर्टिकुलर कंपनी में स्कैम होने से भी इस पोर्टफोलियो के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आप जब भी 15 साल 20 साल के बाद भी उठा के देखेंगे तो ये पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आप टॉप 150 कंपनीज के अंदर ही होंगे। तो फाइनली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर डिटेल में जिसको भी और समझना है वो आप एक बहुत छोटी से प्राइस का 1080 का बिगनर कोर्स है, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आप किस तरह से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी फंडामेंटल एनालिसिस के। बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी सोच, आपको थोड़ी सी लर्निंग जो है वो इसकी स्टॉक मार्केट की आ जाएगी, तो आप प्रॉपरली अपना जो पैसा है उसको मैनेज कर सकते हैं बिना किसी एडवाइजर्स के, बिना किसी म्यूचुअल फंड्स के, और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा अपने एपिसोड पर, तैयारी अगले सप्ताह पर। तो दोस्तों, लास्ट वीक अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया निफ्टी के अंदर। निफ्टी एक छोटी सी बढ़त के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुआ है। करीब निफ्टी जो है 60 पॉइंट ऊपर बढ़ के बंद हुआ है, क्रूड 250 पॉइंट ऊपर बढ़ के बंद हुआ है, और गोल्ड जो है वो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। और चलिए, और हम लास्ट वीक जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो डेली के ऊपर हम बुलिश थे, वीकली के ऊपर बुलिश थे, और मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। यानी कि डेली और वीकली शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश बन चुके थे, लेकिन अभी भी लॉन्ग पोजिशनल हम बेरिश थे। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स ने लास्ट वीक लोगों को कैसे परेशान किया। दोस्तों, लास्ट वीक ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये थर्सडे की कैंडल है, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। हमारे पास लास्ट वीक 2 सपोर्ट थे। पहला था 16,044 और दूसरा हमारे पास सपोर्ट था 15,848। मंडे को मार्केट हमारा जो है वो खुला करीब 16,290 के ऊपर हम खुले। उसके बाद हम नीचे वापस रेड कैंडल, उसके बाद एक और रेड कैंडल, फिर एक और रेड कैंडल, और 3 लगातार रेड कैंडल्स ने हमारा जो पहला सपोर्ट था 16,044 उसको तोड़ा। और अगले दिन जो है मार्केट एक अच्छा गैप डाउन के साथ नीचे खुला और वापस रिकवर करके 16,044 के ऊपर बंद हुआ। और फ्राइडे को फाइनली हम जो है वो बंद हुए हैं करीब 16,352 पर। 16,352 के ऊपर हम बंद हुए हैं, और हमारे दोनों सपोर्ट के ऊपर
मार्केट यहां पर बंद हुई है। अब अगला जो रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर है, यानी कि 17,436 हमारा रेजिस्टेंस है और हम जो हैं इस समय चल रहे हैं 16,352, करीब करीब 1100 पॉइंट दूर है रेजिस्टेंस। अब अगला हफ्ता वाकई में एक बड़ा चुनौती रहेगी, क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है और बहुत दिनों से हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक रैली बन सकती है और ये रैली, यही रैली इस तरह की होगी जो शायद रेजिस्टेंस के क्लोज जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से लगातार देख रहा हूँ कि FIIs की जो सेलिंग है वो थोड़ी कम आई है, 2000 करोड़ के नीचे इर्द गिर्द चल रही है, 1500 करोड़, 1600, 1700 करोड़, जो कि पहले 3500, 3200, 3800 करोड़ की हो रही थी, वो सेलिंग नीचे आई है, जो ये ज़रूर दिखाता है कि FII अभी भी सेलिंग मोड में है। सेलिंग मोड उनका सेलिंग का ही है, लेकिन अभी वो शायद इन लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर DII थोड़ा सा भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अगर थोड़ी भी बाइंग बनती है तो मार्केट में एक रैली बन सकती है, लेकिन ध्यान रखें ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेरिश है। तो अगर मैं नटशेल में बात करूं तो बहुत ज़्यादा कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इस समय नहीं मिली हैं लास्ट वीक में, और अब हम वेट कर रहे हैं कि कोई हमको क्लियर सिग्नल मार्केट में मिलता है, तभी हम कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं लास्ट वीक की न्यूज़ की बात करूं तो न्यूज़ एनालिसिस में कोई खास बड़ी बात मार्केट में नहीं आई है और ओवरऑल मार्केट का जो रुझान है वो बेरिश ही है। चलिए चलते हैं एक बार चार्ट्स पे। तो दोस्तों, अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं, लास्ट वीक इंटरेस्ट रेट अभी भी जो है एक हवा बने हुए हैं, RBI जो है वो हॉकिश हैं और मॉनेटरी पॉलिसी की जो टाइटनेस है उससे लोग अभी भी, इन्वेस्टर घबराया हुआ है, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो इंडियन हो। इसके अलावा वॉर अभी भी चल रहा है और लेबर कॉस्ट, इन्फ्लेशन जो है वो बिग हर्डल बनी हुई है ग्रोथ के लिए। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कोई बहुत बढ़िया नहीं आ रहे हैं। डाउ जोन्स और नास्डेक जो है वो अभी भी बेयर ग्रिप में चल रहे हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो मार्केट का बेरिश ही है। तो अगर मैं एक व्यू बनाऊं न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू तो वो बेरिश ही बनता है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मैं नेक्स्ट वीक के डाटा और न्यूज़ की बात करूं क्या कुछ आने वाला है, तो मंडे को US का मार्केट बंद है, मेमोरियल डे है वहां पर, और वेडनेसडे को जॉब ओपनिंग के नंबर्स आएंगे, थर्सडे को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट्स के नंबर आएंगे और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। तो यहाँ हमको वेडनेसडे और थर्सडे को US के डाटा पे ध्यान रखना है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान के लिए बड़ा वीक है अगला हफ्ता। ट्यूसडे को GDP के नंबर्स आएंगे और वेडनेसडे को PMI के नंबर्स आएंगे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे हमको खास ध्यान रखना है मार्केट के ऊपर, और ओवरऑल न्यूज़ एनालिसिस जो बोल रहा है वो अभी भी मार्केट के लिए जो व्यू है वो बेरिश है। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल व्यूज़ के लिए और देखते हैं UDTS मॉनिटर क्या कहता है टेक्निकली। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों, हम आ गए हैं UDTS सेंटीमीटर के ऊपर। UDTS सेंटीमीटर अभी भी येलो जोन में है, लेकिन हल्का सा बेयरिश की तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब अभी भी जो मंथली ट्रेंड है वो बेयरिश ही है। तो ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 16,296। वीकली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 16,290, यानी कि ये दोनों सपोर्ट बहुत क्लोज हैं। 16,296 और 16,290, केवल 6 पॉइंट का डिफरेंस है। अब इस हफ्ते में डेली और वीकली बहुत क्लोज। उसके बाद वीकली मंथली की बात करें तो मंथली डाउनवर्ड है 17,436 रुपये 90 पैसे इसका रेजिस्टेंस है। तो अब डेली और वीकली और मंथली के बीच के अंदर बहुत मेजर फर्क आएगा, अभी चार्ट्स पे देखेंगे। अब नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,326।
वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 34,321 और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,381। तो बैंक निफ्टी डेली, मंथली और वीकली तीनों के ऊपर अपवर्ड है, लेकिन निफ्टी जो है वो मंथली के ऊपर डाउन है, लेकिन डेली और वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है। तो अब आ गए हैं हम चार्ट्स के ऊपर। मैंने लगा दिए डेली चार्ट। हम बंद हुए हैं 16,352 पे, ये वाला पॉइंट 16,352 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारे नीचे दो सपोर्ट हैं। पहला सपोर्ट है 16,296 और 16,291। ये दोनों, ये मोटी लाइन आपको दिख रही है डेली और वीकली की ऑलमोस्ट, ये अब एक ही लाइन है 16,296, 16,291। तो हम नीचे वाले पॉइंट को मेन पॉइंट मान लेते हैं 16,291। अब अगर मार्केट 16,291 के नीचे चलती है तो ही हमको सेलिंग का व्यू बना के चलना है, बेयर बास्केट्स बना के चलनी है। हमारा जो व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए वो अभी भी बेरिश है, क्योंकि मंथली के नीचे हैं हम और लेकिन डेली और वीकली के ऊपर हैं। तो अगर इस लाइन के नीचे मार्केट निकलती है तो हम मंथली, वीकली और डेली तीनों के नीचे निकल जाएंगे। तो हमारा जो व्यू है बिल्कुल कि हमको बेयर बास्केट बना के चलना है, तो ही हम काम करेंगे। लेकिन अगर कहीं डे और वीक यानी कि 16,291 के ऊपर मार्केट यहाँ कहीं भी रहती है तो किसी हालत में हमको ब्लैंक सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस अभी बहुत बड़ा डिफरेंस है, करीब करीब 1100 पॉइंट का डिफरेंस है। और अगर कहीं मार्केट के अंदर एक रैली बनी तो सेलर जो है वो ट्रैप हो सकता है। तो इस समय कमाई आए या ना आए, अपने पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी है मार्केट की इस वॉलेटिलिटी के अंदर। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखें, किसी भी हालत में 16,291 के ऊपर सेलिंग नहीं करनी है। अगर सेलिंग का मन बनेगा, ऑब्वियसली अगर इन भाव के नीचे 16,291 के नीचे मार्केट रहता है और इंट्राडे पैरामीटर्स भी आपके बेरिश रहते हैं, तो ही आप बेयर बास्केट बनाएंगे, और नहीं तो आराम करें। अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो ना तो आपको बाइंग करनी है और ना आपको सेलिंग करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत सारे कमेंट्स करते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा व्यू है वो भी बेरिश होगा। कोशिश करें कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें जिसके अंदर आपको बेयर व्यू मिल रहा है, और अगर कहीं मार्केट ऊपर की तरफ है तो अननेसेसरी सेलिंग के उसमें ब्लैंक सेलिंग में ना जाएं। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आज मैंने बताया आपको इन्वेस्टिंग कैसे एक आम आदमी पैसिव इन्वेस्टिंग करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, बिना किसी एडवाइज़र के, बिना किसी म्यूचुअल फंड में जाए आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक मैं बात करूँगा आप लोगों का खास टॉपिक ट्रेडिंग, किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, एक बिगिनर को कैसे ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.